हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे इसका पार्ट 4। इसके 3 पार्ट मैंने पहले ही कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देखिए, समझिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इन दिस पार्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा है? द ट्राइंगल इज वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइन। द पिक्चर गिवन अबव शोज द कैबिनेट डिजाइन बाय अ फेमस इंटीरियर डिजाइनर। ओके, ये दे रखा है आपको ऊपर यहाँ पे पिक्चर। अब नीचे क्या है? Here is the largest triangle represented by triangle ABC। जो लार्जेस्ट बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC से रिप्रेजेंट किया है। एंड द स्मॉलेस्ट वन विद शेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय DEF। जो छोटा वाला है ये DEF से रिप्रेजेंट किया गया है। PQ इज पैरेलल टू EF और बीच में एक लाइन है PQ जो कि है पैरेलल EF के। फर्स्ट पॉइंट आपको शो करना है कि जो DPQ है, ठीक है, ये वाला ऊपर जो ट्राइंगल दे रखा है DPQ, वो DEF के सिमिलर होगा। DEF जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसके क्या होगा? सिमिलर होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से समझना है। तो देखिए यहाँ पर, अब DPQ हमारा ट्राइंगल कौन सा है? ये ऊपर छोटा सा जो है, इसका हाफ पार्ट ये वाला, ठीक है। और DEF कौन सा है? ये पूरा है, DEF। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि PQ इज पैरेलल टू EF। तो PQ और EF आपस में क्या थे? पैरेलल थे। अगर हम यहाँ देखें तो PQ और EF क्या है? पैरेलल है। और हमको पता है पैरेलल लाइन को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अगर मैं एंगल 1 बोलूँ, यहाँ पे एंगल 2 बोलूँ, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कौन सा एंगल है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट, यहाँ पर भी ये वाला एंगल भी हमारे क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग। तो 3 इक्वल्स टू 4, जैसे यहाँ पे देखें तो 3 और ये हो गया 4। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी हमारे क्या हो गए? सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल आ जाता है तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी हमारे दोनों ट्राइंगल जो दिए हुए थे DEF और ट्राइंगल DPQ, वो क्या आ गए? सिमिलर आ चुके हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? आपको दे रखा है DP इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, P इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। फाइंड करना है अपने PQ अपॉन EF। ओके, अब ट्राइंगल मैं फिर से बना देता हूँ। ऊपर है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एंगल्स लेके एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बताया था और 3 4 के इक्वल बताया था। और बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमने DPQ को सिमिलर बता दिया था DEF के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब देखिए, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी सभी साइड्स का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शन में होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इस ट्राइंगल में DP साइड और बड़े वाले में DE, ठीक है, PQ इक्वल्स टू EF हो जाएगा और लास्ट वाली साइड आ जाएगी DQ अपॉन DF। अब उसकी हमें नीड नहीं थी तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ दो ही साइड लूंगा। अब देखिए, अब DP की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कितने दे रखे हैं? 50। तो मैं यहाँ पे 50 रख देता हूँ। DE की बात करी जाए तो DE तो डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन आपको PE की वैल्यू दे रखी है कितनी? 70। अब हमें पता है DE कैसे बनेगा। अगर हम DE को बनाना चाहें तो DE दो चीजों से DE कैसे बन रहा है हमारा? DP प्लस PE। DP 50 था और PE 70 था, तो 7 प्लस 50 कितना हो गया? 120। तो D की वैल्यू कितनी हो गई? 120। हेयर PQ अपॉन EF का रेशियो चाहिए था क्वेश्चन में। अब हम कट कर देंगे तो हमारा 5.12 आंसर आ गया है। ओके, EF। आई होप आपके लिए क्लियर होगा, ठीक है। आपको इसमें ऐड कर देना है, पूरी साइड बना लेनी है। नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट पे क्या है? गिवन है आपका 2AB इक्वल्स टू 5DE। साथ साथ ट्राइंगल ABC DEF के सिमिलर दे रखा है। मतलब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल था ना, ABC, और एक और ट्राइंगल था जो DEF के, उसके सिमिलर दे दिया है, ठीक है। यहाँ PQ था हमारा। अब आपको शो करना है जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर किसका? ट्राइंगल ABC का, और पेरीमीटर ट्राइंगल DEF का।
वो क्या होगा हमारा कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट मतलब होता है एक वैल्यू आएगी आपकी जो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 या कोई रेशियो नंबर्स में होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या करना है। अब पहले पेरीमीटर कॉन्सेप्ट समझते हैं। पेरीमीटर क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर हम ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो इसमें साइड्स कौन सी है, ए बी बी सी एंड सी है, इनका सम। नीचे डी ई एफ में अगर देखें तो डी ई एफ एंड डी एफ, ये तीन साइड का हमारा सम हो गया, ठीक है। अब इसको करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले जो रिलेशन दिया है उसका यूज करते हैं। देखिए इससे पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन में हमें ए बी सी सिमिलर देखा है ट्रायंगल डी ई एफ के, और हमें पता है जब सिमिलर होता है तो हम साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। ए बी साइड जो है किसके करस्पॉन्डिंग है, डी के। बी सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, ई एफ के। और ए सी जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, डी एफ के। ओके, और क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, 2ab। रेशियो नहीं मतलब रिलेशन दिया है 2ab इक्वल्स टू 5de। अब देखिए ए बी अपॉन डी बना लेते हैं इसको, जिससे हम यहाँ पे यूज कर पाए। तो ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डी नीचे ले गया और 2 कहाँ आ गया, इधर आ गया डिवाइड में, ठीक है। एक बार और बताता हूँ, यहाँ पे लिखा था 2ab इक्वल्स टू डी ई 5 का। अब मैंने ए बी के नीचे डी लाना है बिकॉज ये रेशियो बनाना था, तो इसको अपॉन में ले आया। उधर 5 बचा, 5 के अपॉन में कौन चला गया, 2 चला गया। तो ये जो हमें रेशियो मिला ए बी अपॉन डी का वो किसके इक्वल मिला, 5 अपॉन 2 के। और हमें पता है ये रेशियो बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल भी है, ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल भी है। तो सभी रेशियोज किसके इक्वल हो गए, 5 अपॉन 2 के इक्वल हो गए। अब ये सारे रेशियो इक्वल हो गए हैं, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा बड़े आसानी से। कैसे देखिएगा, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे अगर आप बस रिप्लेस करते हैं तो आप ए बी को क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो ए बी अपॉन डी था, ये 5 अपॉन 2 आ गया था रेशियो, तो आप डी को यहाँ ले जाइए। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 2 डी ई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 अपॉन 2 डी ई प्लस, ऐसे ही ये रेशियो भी इक्वल रख लेंगे 5 अपॉन 2 के, क्योंकि ये भी इक्वल था। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 ई एफ। लास्ट वाला हमारा है 5 अपॉन 2, ऐसे इसको इक्वल रखेंगे तो डी एफ इक्वल आ जाएगा। और अपॉन में जो हमारा चल रहा था डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। ओके, डी प्लस ई एफ प्लस डी एफ। अब देखिए ऊपर क्या है, यहाँ पे मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा एक साथ मिला के। अब देखिए कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन है 5 अपॉन 2। अंदर क्या बचा, डी प्लस ई एफ प्लस डी एफ। अपॉन में भी क्या है, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो फाइनली आपके पास क्या नंबर है, 5.2, और एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये था हमारा थर्ड आंसर। नाउ आप इसको देख लीजिएगा, अगर एक बार में नहीं आएगा तो दोबारा इसको देख लेना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे मैं और वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ जल्दी जल्दी। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा है हमारा जो ट्राइंगल था ए बी सी, और एक ट्राइंगल था हमारा डी ई एफ, जो बड़े वाले ट्राइंगल्स थे, ठीक है। तो ए एम मीडियन दे रखा है और यहाँ पे डी एन मीडियन दे रखा है। अब ए एम मीडियन दिया है और डी एम मीडियन दिया हुआ है। मीडियन क्या होता है, ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे बढ़ जाएगी, ये हमारा बी एम इक्वल्स टू हो जाएगा सी एम के, और यहाँ हो जाएगा ई एन इक्वल्स टू एन एफ के, इस तरीके से, ठीक है। मीडियन हमारा क्या करेगा, बिल्कुल ऐसा मिड से कट कर देगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी एम है, मतलब ये वाला ट्राइंगल, वो सिमिलर होगा डी ई एन के। अब देखिए स्टार्टिंग में हमें पहले सेकंड पार्ट में या ये थर्ड पार्ट में दिया था कि पूरा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर था ट्राइंगल डी ई एफ के। तो जो पॉइंट्स हम यहाँ से ले सकते हैं वो ले लेते हैं। क्या, ए बी का रेशियो डी के इक्वल था, ठीक है, क्योंकि जब सिमिलर है तो ये इक्वल हो गया। नेक्स्ट बी सी का रेशियो, पूरी साइड ये बी सी है, उसका रेशियो हो जाएगा ई एफ के इक्वल, ठीक है। तो बी सी का रेशियो ई एफ के। और लास्ट ए सी जो साइड है वो डी एफ के भी इक्वल होगी, बट उसकी नीड नहीं है बिकॉज वो सेकंड वाले पार्ट में चले गए इधर वाले ट्राइंगल में, तो उसको हमें चाहिए नहीं, हम नहीं ले रहे हैं। अब देखिए हमें पूरा साइड बी सी नहीं चाहिए था, हमें बी सी का हाफ पार्ट चाहिए था। तो हम क्या कर लेंगे, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हम 1/2, अब ऊपर किया तो नीचे भी डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब आपको पता है कि 1/2 बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, या तो सी एम लिख सकते हैं या तो बी एम लिख सकते हैं। और नीड हमें किसकी है,
ये जो बी एम वाला पार्ट है उसकी, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, लिख दूंगा ए बी अपॉन डी ई बराबर, अगर देखें यहाँ तो 1 अपॉन बी सी को हम लिख सकते हैं बी एम, और उधर 1 अपॉन ई एफ को, जो हमारा यहाँ था ई एफ, 1/2 ई एफ जो था उसको लिख सकते हैं ई एन। अब दो साइड का रेशियो आ गया, देखिए इस साइड का रेशियो इसके साथ, ये वाली साइड का रेशियो इसके साथ आ गया। और ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में जब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताया था तो एंगल्स इक्वल होते ही है। कौन सा एंगल आ रहा है इनके बीच में, यहाँ पे आ रहा है एंगल बी, यहाँ पे आ रहा है एंगल ई, तो एंगल बी बराबर एंगल ई है ही, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया, दो साइड और बीच का एंगल आ रहा है, दो साइड और बीच का एंगल, तो कौन सा होता है साइड एंगल साइड, तो भाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर आ चुका है ट्राइंगल डी ई एन के। तो ये थी फर्स्ट केस स्टडी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब कोई भी पॉइंट नहीं आता तो प्लीज पूछेगा। नेक्स्ट, ओके, मैंने 36 केस स्टडी को नहीं किया था, इसको भी मैं कर देता हूँ। थोड़ा पहले गलती से मैंने 37 को कर दिया, तो 36 को कर देता हूँ, ठीक है। अब 36 में क्या है, देखिए, Miss Sheila visited a store near her house and found that glass jar arranged in a one above the other in a specific pattern. On the top of layer there are three jars. सबसे ऊपर जो टॉप लेयर है उसमें 3 जार है, नेक्स्ट लेयर में 6 जार है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे 9 जार है, ठीक है। और ये कंटिन्यू चलता रहा है हमारा 8th रो तक, ठीक है। ये फर्स्ट रो है जो ए, इसके बाद A1 A2 ऐसे करते गए A3 और ये A8 तक हुआ ऐसा चीज, ठीक है। अब राइट ऑन द बेसिस ऑफ अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें इन सिचुएशन को फॉलो करते हुए आंसर करना है। सबसे पहले राइट एन एपी हुज टर्म रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जार्स इन डिफरेंट लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, ऑल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो देखिए अभी हमने देख लिया, पहले में हमारा 3 था, एपी हम बना देते हैं, दूसरे में 6 था, फिर 9 था, और लास्ट हमारा A8 तक गया है, बट हमें लास्ट का पता नहीं है, ठीक है। तो हमने एपी बना दिया है 3 6 9। अब डी निकाल लेते हैं, डी होता है कॉमन डिफरेंस, कैसे निकलता है A2 माइनस A1। अब A2 A1 कौन है, दिस इज A1, दिस इज A2 A3 एंड अप टू सो ऑन। तो A2 की वैल्यू है 6 माइनस 3, कितना आ चुका है 3। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर, सिंपल, ओके। तो एपी फॉर्म कर रहा था, हमने बना दिया। नेक्स्ट, सेकंड, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 jars in a layer if this pattern is continued, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, क्या बोल रहा है कि अगर हम इसी पैटर्न में जाए, 3 6 9, फिर उसके बाद जो आएगा 12, इस पैटर्न में जाए तो क्या हमें 34 जार बन जाएंगे एक लेयर में, एक लेयर मतलब एक लेयर में, टोटल नहीं, एक लेयर में बोलना है, ठीक है। उसमें 34 जाएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो चेक करना है। अब ये आप ऐसे देखें तो हो जाएगा, लेकिन आप इसको करेंगे एपी से। अब एपी से कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि हमें लास्ट में 34 लाना है, जैसे 3 6 9। अब 34 हमारा पता नहीं है, बट हम इसको चेक करेंगे, तो लेट करके मान लेंगे ए एन की वैल्यू, बिकॉज लास्ट वैल्यू ए एन होती है, तो ए एन को 34 कर लेंगे और चेक करते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमने 34 माना है, ए की वैल्यू 3 है, पहली वैल्यू ए वन जो होती है वही ए होती है, एन हम निकालेंगे, ठीक है। नंबर अगर हमारा एन एक पॉजिटिव इंटीजर आता है, ठीक है, एक रियल नंबर आता है, तो हम उसे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे अगर हमारा एन फ्रैक्शन में आता है या फिर एक नेगेटिव नंबर आता है, तो कोई भी नेगेटिव नंबर हमें कंसीडर नहीं करना होता है, ठीक है। एन जो होता है हमारा एक पॉजिटिव रियल नंबर हमारा होना चाहिए, ओके, ना कि नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, वो हर केस में देखना है। अब यहाँ डी की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी थी, नाउ 3 कम्स दिस साइड, 34 माइनस 3 प्लस इधर आके 3 हो गया माइनस का। अब 34 माइनस 3 होता है 31, ये मल्टीप्लाई से 3 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। अब 31 को 3 डिवाइड, मतलब 31 को 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हम इधर -1 यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे तो प्लस का 1 बनेगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, ऐड किया 31 प्लस 3 34/3, अभी भी ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। और ये एक फ्रैक्शन में आ रहा है ये, ठीक है, जिसमें हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, तो हम बोल देंगे नो,
This is not possible to arrange 34 jars in a layer in this specific pattern. Okay, so this is the second part. Now move to the third one. Oh, okay. If there are n number of rows, तो अगर यहाँ पे n number of rows है, find the expression to finding total jars. टोटल जार्स मतलब सम निकालना है, तो Sn की बात कर रहा है वो, Sn का फॉर्मूला लगाना है. आफ्टर दैट S8 सॉल्व कर देना है. ओके, फिर n की जगह पे हमें 8 रख के सॉल्व कर देना है. तो Sn का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. Sn इक्वल्स टू होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब हमें अभी 8 नहीं रखना है, पहले हमें इसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, एक्सप्रेशन बनाना है. तो हम यहाँ पर Sn को Sn ही रखेंगे, n की जगह पे n ही रखना है. n अपॉन 2 2 a की वैल्यू थी 3, n को n रखना है, एंड d की वैल्यू भी थी 3, जो हमने डिफरेंस निकाल लिया था. नाउ Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2 3 6, 3 की मल्टीप्लाई करिए अंदर, 3n 3 1 3. सॉल्व करते हैं. Sn इक्वल्स टू n बाई 2, ये 6 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 6 माइनस 3 3, 3 प्लस 3n आ गया. ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं. तो हम कॉमन निकाल लेते हैं 3 को. ओके, तो 3 को जब हम कॉमन लेंगे तो Sn इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 n, 3 अपॉन 2 n, अंदर बचेगा हमारा 1 प्लस n. ओके, तो ये फॉर्मूला आ चुका है. इसको हम थोड़ा और अगर देखें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. Sn इक्वल्स टू 3n प्लस 3n स्क्वायर अपॉन 2. ओके, कॉमन ले लेंगे तो कॉमन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, 3n कॉमन था, अंदर आ गया था 1 प्लस n, ठीक है, अपॉन 2. तो दोनों में से एक्सप्रेशन जैसा भी आपको चाहिए होगा आप इसको सॉल्व कर देंगे. ओके, अब इसके बाद आपको निकालना था S8. ओके, तो S8 निकालना है, इसी एक्सप्रेशन में n के यहाँ पे 8 रख दीजिए, ठीक है. 3 अपॉन 2 हमारा था, n के यहाँ पे 8 रख देते हैं, 1 प्लस 8, 2 से 8 कट गया, 2 4 सा, ठीक है, और 3 4 सा होता है 12, 1 प्लस 8 होता है 9, तो 9 इंटू 12 हो गया हमारा 108. तो इसका आंसर आ गया टोटल 108. ओके, तो टोटल 108 जार ऐसे लगा दे जाएंगे अगर हम इस पैटर्न में देखें तो. नेक्स्ट, इसी का और पार्ट आपको दोनों में से कोई एक करना होगा पेपर में. द शॉपकीपर एडेड 3 जार इन ईच लेयर. अब देखिए, पहली वाली में 3 थे, उसमें 3 और ऐड कर दिए, तो पहले में कितने हो गए, 6. दूसरी में 6 थे, उसमें 3 ऐड कर दिए, कितने हो गए, 9. ओके, ऐसे ही उसने सब में 3 3 ऐड कर दिए. हाउ मैनी जार्स देयर इन फिफ्थ लेयर. अब फिफ्थ लेयर में आ जाते हैं. अब फिफ्थ लेयर जो हमारी होगी उसमें कितने जार होंगे पूछ रहा है वो, ठीक है. अगर इसी पैटर्न में हम आते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगला था 9, 9 में 3 जोड़ा तो 12 आ गया. तो आपको निकालना है A5. फिफ्थ लेयर की, पर्टिकुलर लेयर की बात करें तो A5, और सम बोले, टोटल बोले तो S5, ठीक है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर लेयर बोले तो A5. अब An का फॉर्मूला लगेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है. हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, अगर A5 निकालना तो A प्लस 4d, बिकॉज एक n से माइनस हो जाता है ना, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा. तो A की वैल्यू हमारी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 6 है. इस बार 3 नहीं करना है, बिकॉज हमने 3 ऐड कर दिया, ठीक है, हर लेयर में 3 जार ऐड किए तो 6 बन चुके हैं. 4, इस बार गैप लेकिन सेम है, अभी भी गैप सेम है, बिकॉज 3 ही 3 का तो ऐड हुआ है. तो 9 माइनस 6 आएगा कितना, 3 आएगा. तो 6 प्लस 4 3 से 12, तो 12 प्लस 6 कितने हो गए, 18. तो फिफ्थ में हमारे कितने हो जाएंगे, 18 जार. सो आई होप ये आपको क्लियर होगा. मैंने 36 को बाद में बताया 37 के, क्योंकि मैंने 37 को पहले बता दिया था, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, लास्ट केस स्टडी 38. ओके, अब इसको देखें. मेटलिक सिलोज आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ठीक है. मेटलिक सिलोज होते हैं जो यूज करते हैं फार्मर ग्रेन्स को, अनाज को स्टोर करने के लिए. फार्मर गिरधर है डिसाइडेड टू बुल्ड, ठीक है. अब गिरधर कोई फार्मर है जो डिसाइड कर रहा है एक न्यू मेटलिक सिलो बनाने का, जो कि स्टोर करेगा उसके हार्वेस्टेड ग्रेन को, ठीक है, जो उसकी फसल है उसको स्टोर करने के लिए. अब इसका शेप क्या है देखिए. अब शेप की बात आई है तो सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन, ठीक है. अब एक सिलेंडर है, ठीक है, जो कि माउंटेड है एक कोन के साथ. ओके, अब देखते हैं पहले इसकी डायमेंशन. में इसको थोड़ा बड़ा बना दिया, इक्वल बना दिया, पहले हम चेक करेंगे. अब डायमेंशन ऑफ कोनिकल पार्ट, बेस रेडियस दे रखा है 1.5, तो जो बेस रेडियस है जो ये है
वो दे रखा है 1.5 इसका, और जो हाइट है h वो दे रखी है 2 मीटर। दूसरे में आता है सिलेंड्रिकल पार्ट में, यहाँ भी बेस रेडियस सेम ही दे रखा है, ठीक है, तो कॉमन है इसीलिए मैंने इसको कॉमन बना दिया है, मीटर, इसको मीटर कर लेना, ठीक है। तो ये सेम था इसलिए इसके जस्ट ऊपर रख दिया इसको, ठीक है। जब तक इक्वल ना बोले तब तक आप बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं रखेंगे, ठीक है। इस पार्ट की हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 7 मीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दे रखी थी 2। अब अलग अलग हाइट है, उसको नाम देते हैं H1 और H2। ओके, नाउ अब आपको करना क्या है, कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। अब स्लैंट हाइट क्या होती है, देखिए कोन में दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस, एंड जो ये हमारी होती है स्लैंट हाइट होती है, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में क्या होता है, एल स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है, इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हाइट कितनी दी थी, अगर हम कोन की बात करें पर्टिकुलरली तो कोन की हाइट थी 2 मीटर, और रेडियस की बात करें तो 1.5 मीटर। 2 स्क्वायर इज 4, 15 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 225 होता है, पॉइंट लगा तो यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा 2.25। ऐड कर देंगे, 4 + 2 कितना होता है 6, 6.25 आ गया। अब 625 किसका होता है हमारा, स्क्वायर रूट 25 का, और पॉइंट फिर से हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर रूट से नहीं निकालना आता प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं वो पार्ट भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बट ये बहुत बेसिक है, आपको आना चाहिए। तो 2.5 मीटर, ठीक है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको अचानक से मिल जाएंगे पेपर में, हम डायरेक्ट याद रखें उनको। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट। इसमें क्या कहा है, ये 2.5 आ गया, इस रिजल्ट को मैं साइड में रख लेता हूँ, 2.5 एल की वैल्यू। फाइंड द सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। अब सी एस ए क्या होता है कोन का, ये होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22.7, आर हमने देख लिया, आर है हमारा 2, सॉरी 2 नहीं 1.5, और एल की वैल्यू अभी निकाली 2.5। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 5 से कट कर देता हूँ, 5 5 सा, 5 2 सा, ठीक है। फिर से 5 से कट कर देता हूँ, 5 3 सा, 5 2 सा, 2 से कट कर देता हूँ 2, 11 सा। सिंप्लीफाई कर रहा था मैं सिंपल। अब ऊपर नंबर आया 11, 3 और 5, नीचे नंबर आया आपके 7 2 सा 14 बचा, तो कर देते हैं 11 3 सा 33, फिर 33 की 5 से कराएंगे तो 5 3 सा 15, 5 3 सा 15 + 1 16/14। अब इसका आंसर निकालते हैं, 14 1 सा 14, कितने बचे हमारे 2, छोटा बढ़ गया नंबर तो इसको 5 कर दिया, और फिर 14 1 सा 14, अभी भी 14 टाइम्स ही जाएगा, तो कितना बचा 11, जीरो बढ़ाया, पॉइंट लगाया। अब 14 की टेबल पड़ी, अब 14 की टेबल पढ़ेंगे हम, 7 सा कितना होता है, 7 4 सा 28, 98, ठीक है। तो हमारा गया 7 टाइम्स 98, यहाँ पे आया 12, फिर जीरो बढ़ाया, अब ये लगभग 8 टाइम्स जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बट आप पूरा नहीं करेगा, आपको आइडिया हो जाएगा तो आप डायरेक्ट लिख देना, 8 4 सा 32, 8 1 सा 8 + 3 11, तो आया 11.78, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर लेंथ तो मीटर में थी, ठीक है। तो ये था सेकंड पार्ट, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसको भी मैंने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। इस रिजल्ट को भी हम रख लेंगे अपना 11.78, आगे अगर यूज होता है तो हम इसको यूज कर लेंगे, तो 11.78 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक सी एस ए ऑफ 1 सिलो एट द रेट ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर। अब कर्व्ड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कर्व्ड सिलेंडर मतलब हमें सी एस ए निकालना पड़ेगा सिलेंडर का, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो दे रखी है ₹2000, तो हमें सी एस ए निकालना है। अब रुपए बताने हैं तो हमें फिर बाद में इसको 2000 से मल्टीप्लाई भी करना है। अगर आपको स्टार्टिंग में कॉस्ट बोल दे तो आप इसको शुरू से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, कुछ कैंसिलेशन और हो जाएगा। अब सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है, अगर हम सिलेंडर के सी एस ए की बात करें तो ये होता है 2πRH, और इसको इससे करना है मल्टीप्लाई 2000 से, तो मैं यहीं पे कॉस्ट निकाल लूँ, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट में यही निकाल लो 1 किलो की, ठीक है, कॉस्ट। अब 2 पाई की वैल्यू 22.7,
सिलेंडर का जो आर था वो भी 1.5 था और एच 7 था, और बाद में इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है 2000 से, पॉइंट आया, जीरो बढ़ाया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया 5 टाइम्स, 5 से 20 कट जाएगा 4 टाइम्स, आगे 2 जीरो है वो लगा दिया, फाइनली आपके पास बचा 22 इंटू 15 इंटू 400। ओके, अब 22 इंटू 15 फोर होता है 60, और 2 जीरो लगा दिया आगे बिकॉज आगे 2 जीरो थे। अब 2 6 12, 2 6 12 और 1 कैरी 132, और कितने जीरो है 2 3, तो ये आ गया आपका 1,32,000। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन, और कोई भी पॉइंट समझना है दोबारा तो समझा दिया जाएगा। ठीक है, बट प्लीज़ फॉलो करिए, शेयर करिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसका और पार्ट है, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन सिलो टू स्टोर ग्रेन। ओके, तो इस बार हमें कैपेसिटी बतानी है। कैपेसिटी की जब भी बात आए तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, अगर मास कैपेसिटी आता है तो ये सब वॉल्यूम से ही रिलेट करेंगे। ठीक है, तो शेप जो था उसको देख लेते हैं। शेप था हमारा कुछ इस तरीके से, तो ये पूरा एक पूरा सिलो इन दोनों का मिला के बन रहा था, तो हमें दोनों का वॉल्यूम ले लेना है। किसका किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन, और एक ले लेना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। हाइट अलग थी तो मैंने तो H1 H2 ले लिया। तो आपको ध्यान रखना है जब आप कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है, तो आप दोनों का वॉल्यूम ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन सिलो, जो कि होगी एक तो कोन का वॉल्यूम और एक होगा सिलेंडर का वॉल्यूम। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन पार्ट को हम बाहर ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, इसके पास भी है इसके पास भी है। अंदर क्या बचा 1/3, और एक बचा H1 बिकॉज मैंने इसको H1 माना है, और यहाँ बचा H2। नाउ पुट करते हैं वैल्यू। पाई की वैल्यू 22.7, आर था हमारे पास 1.5, स्क्वायर है तो 2 बार। ठीक है, H1 की वैल्यू थी हमारे पास पहले वाले पार्ट में, अगर हम देखें तो H1 की वैल्यू थी हमारी 2, प्लस H2 की वैल्यू थी 7। इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं, अगर बाद में होगा तो हटा देंगे। ठीक है, तो 5 से कट हो जाएगा, 5 3 सा 5 2 सा 5 3 सा 15, 5 2 सा 2 से कट गया 2 11 सा। अब ऊपर देखिए क्या बचा 11 इंटू 3 इंटू 3। जल्दीबाजी मत करिएगा, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, कहीं गलत होने का चांसेस हो जाता है, कई बार जल्दी में हम करते हैं तो सोच समझ के करिएगा ऐसे कैंसिलेशन, और थोड़ा साफ साफ। ठीक है, जैसे मेरी राइटिंग थोड़ी यहाँ पे आपको समझाने समय खराब बन रही है, बट आप ध्यान से करिए। ठीक है, तो ये 7 2 सा 14। ओके, अंदर यहाँ पे 2 1 सा 2/3 प्लस 7। ओके, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 11 3 सा 33, 33 3 सा 99, और 7 2 सा 14। यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 7 3 सा 21/3, तो 99/14, 21 प्लस 2 23/3। ओके, यहाँ 399 को कट कर देगा, 3 3 सा 3 3 सा, और उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 33 बचा और 23 बचा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंसिल हो नहीं रहे। 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, 2 3 सा 6, 2 3 सा 6, 9, 9 प्लस 6 15, 6 प्लस 1 17, तो 7, तो 759/14। सॉल्व कर रहे थे इसको डिवाइड करके, तो 759/14, 14 की टेबल पढ़ते हैं। 14 5 सा 70, 5 और 9, 14 4 सा 56, बचे 3, जीरो बढ़ाया पॉइंट लगाया, 14 2 सा 28, फिर 2 बढ़ाया जीरो बढ़ाया, 14 1 सा 14, ऐसे चलता रहेगा। आगे 6 आएगा, 14 4 सा, तो ये आएगा आपका 54.214 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पर कैपेसिटी निकालनी थी तो हमने वॉल्यूम लिया, ऊपर कर्व सरफेसेस थे तो CSA लिया। जब TSA कहेगा तो हम देख लेंगे क्वेश्चन में, लेकिन TSA जब कई बार बोलता है क्वेश्चन में तो आपको देखना है कि कोई भी अगर पार्ट, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है और आपसे बोलेगा इसका TSA निकालो, तो बच्चे इसका TSA ले लेते हैं। TSA का भी नहीं लेना है, आपको देखना है कि क्या कवर हुआ है। ये बार बार से कवर हुआ है तो इसका भी CSA लेंगे, ये भी बाहर बाहर से कवर हुआ है तो ये भी। अगर सॉलिड दिया है नीचे का पार्ट तो इसको भी ऐड कर लेंगे अलग से। ठीक है, बेस एरिया इसको मिला के बनता है TSA। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। ओके,
आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं इसके बेसिक पेपर को सॉल्व कर दूंगा, और बेसिक भी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।